हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़िशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम फर्स्ट लेक्चर के बारे में बात करें तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने खास करके ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि कहाँ ऑक्सीकरण होता है और कहाँ अपचयन होता है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का डेफिनेशन। देखो, कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसके नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा होता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन मतलब एक तरह का रसायन शास्त्र का यह एक प्रकार का शाखा है जिसमें हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र में जो विद्युत के बारे में पढ़ा जाता है वो विद्युत रसायन कहलाता है। एक बात हम यहाँ बताना चाहेंगे, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो करंट होता है, जो विद्युत होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है AC और एक होता है DC। फिजिक्स में ज़्यादातर आप AC के बारे में पढ़ोगे और इस चैप्टर में आपको DC के बारे में पढ़ना होगा। इस चैप्टर में जहाँ भी विद्युत का इस्तेमाल होगा वो DC होगा। चलिए समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये विद्युत रसायन है क्या। देखिए, विद्युत रसायन जो है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और इसका उल्टा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यही कहलाता है आपका विद्युत रसायन। डिफिनेशन पे आते हैं तो डिफिनेशन परिचय में हम लोग देख रहे हैं कि रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें रासायनिक तथा विद्युत ऊर्जाओं के आपस में परिवर्तन का मतलब होगा कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तो आपस में परिवर्तन के संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बताएं? विद्युत रसायन कहते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ की पॉइंट पढ़ना होगा। की पॉइंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको बहुत यूज होगा। तो वो की पॉइंट देख लीजिए वो क्या है। की पॉइंट के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे पहला की पॉइंट पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस और इसी का जस्ट उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए, स्पॉन्टेनियस को हिंदी में कहते हैं स्वतः परिवर्तिता और इसका उल्टा, तो स्वतः का उल्टा कर दो अस्वतः परिवर्तिता। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर आपको स्पॉन्टेनियस मिल जाता है लिखा हुआ या स्वतः परिवर्तिता मिल जाता है लिखा हुआ, वहां पे आप समझ जाइए कि रासायनिक ऊर्जा को बदला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। चलिए, क्लियर बात हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पॉन्टेनियस का उल्टा है नॉन स्पॉन्टेनियस, नाम से ही पता चलता है। स्वतः परिवर्तिता का उल्टा है अस्वतः परिवर्तिता। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा। जिस तरीके से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला, तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। विद्युत ऊर्जा बदलेगा किसमें? रासायनिक ऊर्जा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये आपका पहला की पॉइंट हो गया। पहले की पॉइंट में हम लोग ने क्या पढ़ा? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अक्सर स्टूडेंट को यही क्लियर नहीं हो पाता है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। वैसे फिजिक्स में आप पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग ने पढ़ा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में। स्पॉन्टेनियस स्वतः परिवर्तिता, जिसमें क्या होता है रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। और नॉन स्पॉन्टेनियस अस्वतः परिवर्तिता, इसमें क्या होता है विद्युत ऊर्जा किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर है?
चलिए दूसरा की पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो अगर हम इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोड आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है एनोड, सब जानते होंगे बिल्कुल, और एक होता है कैथोड। बैटरी में, इसको सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल होता है प्लस, एक होता है माइनस, है ना। तो उसी में से एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड। देखो एनोड और कैथोड को प्लस माइनस से भी पहचानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये कंसेप्ट जा कर के गलत हो जाता है। जिस तरीके से आप गैल्वेनी सेल पढ़िएगा और विद्युत अपघटनी सेल पढ़िएगा, इसमें प्लस माइनस बदलता है, इंटरचेंज करता है। तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण के आधार पर पढ़ेंगे। अवकरण मतलब अपचयन। तो एनोड जो होगा वो उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण, ठीक है। और जो कैथोड होगा उस पर हमेशा अपचयन होगा। यस, क्या होगा? अपचयन, अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन, ठीक है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं किसी टर्मिनल पर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा कि कैथोड होगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि वो एनोड होगा। किसी टर्मिनल पर अपचयन हो रहा है तो वो टर्मिनल जो है क्या होगा? एनोड की कैथोड? तो कैथोड होगा। ये दो तरह का की पॉइंट हो गया, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर भी इसका यूज होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे गैल्वेनी सेल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, ठीक है, जिसको गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है और वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। क्लियर बात है? अब हम लोग बात करेंगे किसके? विद्युत रासायनिक सेल, जिसको गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है और वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि ये गैल्वेनी सेल, चाहे कह लो विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टाइक सेल, होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। यह एक ऐसी युक्ति है, युक्ति डिवाइस, युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक, यस, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। कौन किसमें? तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब केमिकल एनर्जी होगा और वो चेंज करेगा किसमें? तो वो चेंज करेगा आपका विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करेगा। जैसे बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, एक बैटरी है और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो केमिकल के फॉर्म में है, और जब उसको यूज़ कर रहे हैं, एक बल्ब जला रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जल रहा है, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल गया। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डैनियल सेल। क्लियर है? चलिए, अब हमको इस थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर के अनुसार जो है हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर गैल्वेनी सेल का एक फिगर बनाएंगे। गैल्वेनी सेल का फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले दो बीकर लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्या करना है? दो बीकर, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। एक, दो बीकर। चलिए, क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या किया? दो बीकर लिए। दोनों बीकर में सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन, विलियन। ध्यान दीजिएगा,
इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कॉपर सल्फेट का CuSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट में अगर हम बात करें तो इसमें धातु कौन है, तो जिंक है, और कॉपर सल्फेट में बात करें तो धातु कौन है, कॉपर है। जो धातु के रूप में मौजूद है उसी का आपको इलेक्ट्रोड लगाना है इसमें। क्लियर बात है। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया और ये इलेक्ट्रोड जो होगा वो किसका होगा, तो बताइए, जिंक का होगा। जस्ट इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और जिस तरीके से जिंक का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाएं तो बताइए यहाँ पर किसका इलेक्ट्रोड लगना चाहिए, कॉपर का। क्लियर बात है। अब दोनों इलेक्ट्रोड को एक वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहां हमने जो V लिखा है V वोल्ट मीटर है। वैसे वोल्ट मीटर कोई बल्ब वगैरह भी लगाया जा सकता है। चलिए, इतना फिगर क्लियर हो गया। अब इस फिगर में हम ध्यान देंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड कहलाएगा कि कैथोड, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन, है ना, ये प्लस होगा कि माइनस। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक देखिएगा। ट्रिक के बारे में बात करें, बहुत ही फेमस ट्रिक है, लोन, LOAN, यस, स्पेलिंग याद रखेंगे, लोन, LOAN। L से बताइए लेफ्ट होगा कि राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट होगा। O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, और N से पॉजिटिव की निगेटिव, नेगेटिव। लेफ्ट हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन, इसका हिंदी होगा ऑक्सीकरण की अपचयन, तो आप जानते हैं ऑक्सीकरण। क्लियर बात है। एनोड हिंदी में भी एनोड ही कहते हैं, और निगेटिव मतलब माइनस। ठीक है, चल लेफ्ट, तो अपने हाथ पे आप देखें कि लेफ्ट कौन है, राइट कौन है। ये हमारा राइट हैंड हो गया एंड दिस इज अ लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट बीकर है एंड ये राइट बीकर है। लेफ्ट बीकर में चलिए बारी बारी से चलेंगे। ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा, तो आप ट्रिक के अनुसार देख रहे हो कि ऑक्सीकरण होगा। क्लियर बात है। तो यहाँ हम डैश देंगे और डैश देने के बाद लिखेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, और अभी हमने एक की पॉइंट आपको बताए थे कि जहाँ ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होगा कि कैथोड, तो आपने की पॉइंट में देखा था कि वो एनोड होगा। और इस नियम के अनुसार भी देखेंगे तो बताओ ऑक्सीकरण होगा, और जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ एनोड की कैथोड, तो एनोड होगा। तो ये वाला जो टर्मिनल है वो आपका कहलाएगा एनोड। क्लियर बात है। पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगा कि कैथोड होगा, ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा। तो यहाँ पर छोटा सा ट्रिक आप याद रखिए, लोन, और इस ट्रिक से सारा सॉल्व हो जाएगा। एल से लेफ्ट, लेफ्ट साइड ये है। ओ से ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले बीकर में क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। और एनोड की कैथोड, तो बताइए एनोड होगा, प्लस की माइनस, तो माइनस होगा। क्लियर बात है। और उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा करेंगे। चलिए करते हैं। तो जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसमें आप बताइए क्या होगा, अपचयन। क्लियर बात है। और ये एनोड है तो ये होगा कैथोड, ये माइनस है तो ये होगा प्लस होगा। क्लियर बात है। अब दोनों बीकर के सॉल्यूशन को आपस में जोड़ने के लिए एक पुल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बीच में नदी है, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जाता है। इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन से जोड़ने के लिए एक पुल बनाएंगे, और पुल को कहते हैं हिंदी में सेतु। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पुल डाला जाएगा ये यू शेप में होगा। इसी प्रकार पुल होता है, बिल्कुल।
और ये जो पुल होगा इसे कहते हैं लवण सेतु। नाम याद रहेगा, क्या कहते हैं? लवण सेतु। और इसमें भरा होता है KCl। क्या भरा होता है? और भी बहुत कुछ भरा होता है, लेकिन हम लोग छोटा सा बात याद रखेंगे, KCl भरा होता है, पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है। ठीक है, इसके जगह पे और भी कुछ डाल सकते हैं, स्टोसोफोर भी डाला जाता है, बहुत सारा चीज़ डाला जाता है, लेकिन छोटा सा याद रखिए कि लवण सेतु में KCl भरते हैं। क्या भरते हैं? KCl। इस फिगर को एक बार और एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले फिगर में आपको क्या करना है? फिगर बनाने के लिए 2 बीकर लेना है, पहला बीकर, दूसरा बीकर। दोनों बीकर में आपको सॉल्यूशन डालना है, विलयन डालना है। पहले में ZnSO4 होगा और दूसरे में CuSO4 होगा। पहले विलयन में जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड्स होगा, और एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, जो कि किसका बना होगा? जिंक का होना। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे? अपचयन होगा कैथोड, और जो कि किसका बना होगा? बताइए, कॉपर का। यहाँ पर कहाँ एनोड कहाँ कैथोड होगा, उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लोन, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं, और A से एनोड हो जाएगा, N से निगेटिव हो जाएगा। जिस ट्रिक के अनुसार हम लोगों ने इसको पूरा किया, जस्ट इसका उल्टा हम लोगों ने यहाँ कर दिया। ये पूरा फिगर हो गया आपका गैल्वेनिक सेल का। अब हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में। अब जब एग्ज़ाम में आपको आ जाएगा तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, इसके बारे में विस्तार रूप से लिखना होगा। तो कुछ लिखना कुछ खास नहीं है, बस इसी के बारे में जस्ट आपको लिख देना है। तो सारा जो एक्सप्लेनेशन है, जो एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग गैल्वेनिक सेल के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में 2 बीकर उपस्थित होते हैं। देखो स्टेटमेंट कुछ नहीं, जो हमने एक फिगर बनाया है, जस्ट फिगर को ही यहाँ पे उतार दिया इन द लैंग्वेज के फॉर्म में। तो आप फिगर में देख रहे हो कितने बीकर हैं, तो आप देख रहे हो कि 2 बीकर हैं। तो हमने वही बात लिखा, गैल्वेनिक सेल में 2 बीकर उपस्थित होते हैं। और पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि पहले बीकर में, अच्छा आपसे सवाल किया जाए कि पहले बीकर में CuSO4 होते हैं कि ZnSO4, तो आपका जवाब होगा कि CuSO4 नहीं, ZnSO4 होते हैं। तो हम लोग ने यहाँ लिखा कि पहले बीकर में ZnSO4 का विलयन तथा, अब बताइए ZnSO4 जिसमें होता है तो किस धातु का इलेक्ट्रोड होता है? तो आप देखते हो जिंक धातु का है, जिसमें जिंक धातु का इलेक्ट्रोड में एनोड की कैथोड, तो एनोड उपस्थित होता है। जस्ट इसी पॉइंट के अनुसार हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका उल्टा, मतलब पहले बीकर अब दूसरे बीकर के लिए। तो दूसरे बीकर में ZnSO4 पहले बीकर में था, तो दूसरे बीकर में बताइए CuSO4 का विलयन तथा कॉपर धातु का कैथोड उपस्थित होता है। क्लियर बात है? अब ध्यान दीजिएगा, दोनों बीकर लवण सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। आप ध्यान दो कि यहाँ पे दोनों बीकर किस सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं? तो लवण सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी पॉइंट को हम लोग ने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे इसके नीचे लवण सेतु के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो लवण सेतु यह गैल्वेनिक सेल में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, यह गैल्वेनिक सेल में उपस्थित पहले बीकर को दूसरे बीकर के साथ क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, जिसमें क्या भरे होते हैं? तो जिसमें KCl होता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के लिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या ग्रहण होगा, फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या ग्रहण होगा, हमेशा 2 के फॉर्म में, मतलब 2+ अगर होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि त्याग हो रहा है। 2- होता है मतलब कह सकते हैं कि ग्रहण हो रहा है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या ग्रहण होगा, हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा। क्लियर बात है? चलिए आपसे हम सवाल करते हैं, ये एनोड है कि कैथोड? तो जवाब दें। तो बताइए क्या है? एनोड है ना? तो लिखेंगे एनोड पर। चलिए दूसरी बात, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? तो आपका जवाब होगा ऑक्सीकरण हो रहा है। अब थोड़ा सा जो बेसिक क्लास में हम लोग ने पढ़ा, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि ग्रहण होता है? तो आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि ऑक्सीकरण का त्याग होता है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये जिंक है हमारा, और जिंक अभिक्रिया जब करेगा, मतलब इसके अंदर जैसे ही डुबाया गया, डुबाने के बाद ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा।
हमने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन त्याग होगा या ग्रहण होगा हमेशा पेयर के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए, जिंक है, जिंक अभिक्रिया के बाद क्या हो जाएगा? Zn2+। अब किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है तो आप ध्यान दो, यहाँ भी एक जिंक है और यहाँ पर भी एक जिंक है, तो ये दोनों जिंक ही हैं, है ना? चलिए, क्लियर बात है। एक जिंक बैलेंस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है ना? इलेक्ट्रॉन क्या था? जैसे मान के चलें कि जिंक में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और अभिक्रिया के बाद 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो बताइए बराबर हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यह हमारा रासायनिक अभिक्रिया पहला हो गया। इसको कहते हैं OHR। ठीक है? अब OHR क्यों कहते हैं? O से होता है ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। H से होता है हाफ, आधा, अर्ध, और R से होता है रिएक्शन, अभिक्रिया। मतलब अगर इसका हिंदी लिखें, ऑक्सीकरण, अर्ध अभिक्रिया। क्लियर है? ऑक्सीकरण, अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, जिसको शॉर्ट में OHR कहते हैं। OHR। क्लियर बात है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कैथोड पर। कैथोड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एनोड पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो हमने क्या किया कि जिंक था और जिंक पे उसके बाद अभिक्रिया के बाद Zn2+ कर दी, तो मतलब घट गया। अब कैथोड पर क्या होना चाहिए? ग्रहण होना चाहिए। Cu2+ और अभिक्रिया के बाद बन जाएगा Cu, है ना? आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ भी पर एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, मतलब ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे तो बताओ जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसको जब हम बनाएंगे तो RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन को कहते हैं, बताइए, अपचयन। बिल्कुल ठीक है। अर्ध अभिक्रिया, अपचयन, अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, दोनों अभिक्रिया में ध्यान देंगे। दोनों अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों प्लस में हैं। अगर दोनों अभिक्रिया को जोड़ा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे कट गए। अब बताइए, ये प्लस में है, अगर इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो 2 माइनस और +2, -2 +2 आपस में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो चले जोड़ते हैं LHS की तरफ। Zn और कुछ है इसमें? नहीं। यहाँ पर क्या है बताइए? Cu2+, एरो दे दिए। और बताइए यहाँ पर क्या है? तो Zn2+ प्लस दिए, बताइए क्या है? कॉपर। ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया और यही है पूरा गैल्वेनी सेल।